अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि वजारत इत्तलात में भारी भरकम तनख्वाहों पर 3 नई भर्तियां की गई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी जाली वीडियो केस के हवाले से मुसलसल अदालत में पेश हो रही थी, मगर आज फलक जावेद, जिस पर उनका बुनियादी इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ वीडियो पोस्ट करने का सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि लापता अफराद जो हैं उनके लवाहिकीन, उनके वरसा को 50-50 लाख रुपए स्पोर्ट फंड के तौर पर दिए जाएंगे। ये फैसला कैसा है और क्यों किया गया, ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी, सलमान अनीस, आजम चौधरी और उमर दराज गोदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं और सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो किफ़ायत शारी पहले कहा गया, उसके बाद कहा गया कि हम वज़रा जो है वो तनख्वाहें नहीं लेंगे और अफसरान के अयाशियों पर से कट लगाया जाएगा, फिर जिस तरह की टैक्सेस की भरमार एक आम आदमी जो कि आम तनख्वाहदार है उस पर लगाई गई, उसमें गरीब आवाम के इस अमीर हुकूमत के शाही फैसलों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि 3 भर्तियां की गई हैं वजारत इत्तलात में और जिनकी तनख्वाह 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है, कैसा है ये फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फैसले का सवाल आपने किया, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ कि ये जो हुकूमती उमरा है ना, जिस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। अभी पिछले दिनों सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो लंदन दौरे पे तशरीफ लाए हुए थे। उनके साथ कुछ सेनेटर्स थे और 2 अदद अरकान जो है वो कौमी असम्बली से उनके साथ थे। और वो जो 2 अदद कौमी असम्बली के मेंबरान थे वो दोनों उनके बेटे थे, अली गिलानी और कादिर गिलानी। तो ये जो नेपोटिज्म है ना, ये हमारे मुल्क से खत्म ही नहीं हो सकता। अभी आपने देखा कि जो ओलंपिक्स, जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, उसमें हमारे खिलाड़ियों की क्या कारकर्दगी है। ना उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ना प्रॉपर खुराक दी जाती है, ना प्रॉपर कोचेस दिए जाते हैं, बाइसे शर्मिंदगी। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह जो है वो पेरिस में जो है वो बोटिंग करते फिर रहे हैं, सैर करते फिर रहे हैं, टिकटॉक्स बन रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। मतलब ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क पानी में डूबा हुआ है, गरीब जो 2 वक्त की रोटी खाता था वो अब शायद 1 वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं है। और जिस तरह आपने बताया कि वजारत इत्तलात में बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही हैं, बड़े बड़े उनको जो है पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये इस मुल्क का, ये इस हुकूमत का अलमिया है। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैं कोई उसकी बहुत बड़ी फेवर नहीं करता, उनकी भी गलतियां थी, कोई बहुत अच्छे हालात उस वक्त भी नहीं थे, लेकिन कम से कम आज से तो बड़े बेहतर हालात थे। और तरीके अदम एतमाद जिस बात के ऊपर लाई गई थी कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत को बचा लिया, ये आपने रियासत को बचाया। उस दिन से लेके आज के दिन तक मुल्क में एनार्की फैली हुई है। अकरबा परवरी का ये हाल है कि बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बड़े बड़े पैकेजेस के साथ निगरान दौर में भी वज़ारत इत्तलात और पीटीवी में लोगों को लगाया गया, उससे पहले पीडीएम के दौर में भी, और आज के दौर पे भी आप देखें कि पुरकशिश जो है वो सैलरीज दे के या पर्क्स दे के आप लोगों को हायर कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम बिजली के बिलों से परेशान है, गैस के बिलों से परेशान है, उन्होंने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, उनको बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है। जो पैसा, जो किटी घर में आती है, वो तमाम पैसा जो है वो बिलों पे लग जाता है। लेकिन ये जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, वो उनको ये जो याशियां है, इससे वो जी, बाज ही नहीं आ रहे। तो इसमें अब क्या कह सकते हैं। बड़े सीनियर साफ़ी और बड़े तजुर्बेकार साफ़ी आपने पैनल में शामिल किए हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर अपनी राय देंगे, जी, क्योंकि यकीनन वो इस पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर यह सूरत हाल है। सलमान अनीस साहब, आप फरमाइएगा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुआशी तौर पर हमने मुश्किल फैसले किए हैं, हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया है, हम बहुत सी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं और वज़रा जो हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे। ये ऐलानात करने वाली हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वजारत इत्तलात में क्या कोई बड़ा इनकलाब लाने जा रहे हैं कि उसमें अहम पोस्टों पर इतनी भारी भरकम तनख्वाहों पर लोग हायर किए जा रहे हैं? नकी देखें, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, हमने उन दोनों को देखना है और ज़ाहिर है हर एक की अपनी राय है, हर एक का अपना
एक परसेप्शन है चीज़ों के बारे में। जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह अभी जिक्र हो रहा है कि आपके ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ आपके वज़रा गए हुए हैं और उनकी फैमिलीज़ गई हुई हैं, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात हुई कि वो लंदन गए तो उनके साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, अकम्पनी कर रहे थे, और सरकारी ख़जाने को जो है वो फ्री फ़ंड बनाया हुआ है, फ्री टिकट उसके अंदर से अवेल करें। यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये जो कल्चर है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये सिर्फ इस दौरे हुकूमत में नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। अब क्योंकि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, जिस तरह जिक्र हो रहा है कि उनकी टिकटॉकें आ रही हैं और उनकी अपनी रील्स और वीडियोज़ आ रही हैं, तो उसके ऊपर फिर जो ह्यू एंड क्राई है, जो लोगों का ऑब्जेक्शन है, वो ज़्यादा आता है। ये हमेशा से चलता रहा है। अब दूसरा जो इसका पहलू है उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, और वो ये है कि देखें, ये जो एक्सपर्ट्स की हायरिंग है ये भी तकरीबन हर अदवार में होती रही है। अगर हम पीटीआई की गवर्नमेंट करें तो उसके अंदर उस वक्त की साबिक खातून अव्वल की जो हमशीरा थी मरियम रियाज भट्टू, उनको भी इसी तरह HEC के अंदर हायर किया गया था 8.5-10 लाख रुपए की तनख्वाह देके। तो देखें, एवरी पॉलिटिशियन ट्राइज टू फेवर हिज लॉट, और माइंड यू मुझे उसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए क्योंकि जो मरीम रियाज भट्टू थी वो एक टेक्निकली बहुत साउंड उनकी और मेरिट के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और वो UAE के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिमिलर खिदमात जो थी वो अंजाम दे रही थी। तो देखें, गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वक्त ग्लोबली देखें तो पाकिस्तान की जो जग हसाई है और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें हम काफ़ी हद तक लैग कर रहे हैं। हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे या अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकेंगे, वो हम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर इमेज बिल्डिंग के लिए अगर एक्सपर्ट्स रखे गए हैं और वो अगर ठीक परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा और बेनिफिट भी पाकिस्तान को ही होगा। जहाँ तक ये बात रही कि जो ऑस्टेरिटी या ये जो बचत के दावे थे और हुकूमत के पैसे बचाने का जो रेटोरिक एक नारा है वो पहले भी अदवार में गवर्नमेंट्स लगाती रही हैं। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने मज्जें बेचीं, कट्टे बेचे, मर्सिडीज़ें बेचीं, बिस्तर बेचे। हमारे बड़े जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो हैं वो जाके बाथ टब के अंदर लेट के वहाँ पे तस्वीरें बनवाते होते थे और वीडियोस बनवाते होते थे। बाद में वही सारी की सारी चीज़ें डबल ट्रिपल कॉस्ट के ऊपर वापस करनी पड़ी। साबित ही हुआ कि वो जो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ आप लोगों ने रखी हुई थी वो ज़ाहिर है VIP प्रोटोकॉल्स के और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो बचत वाला जो मंजन है इसको भी सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। आप ये नहीं करते कि वन फाइन डे यू नो स्टॉप एवरीथिंग। इस तरह तो फिर जो आपकी पाकिस्तान से बाहर एम्बेसीज या हाई कमीशंस हैं आप उनको भी बंद कर दें कि जी क्योंकि इन्होंने डिप्लोमेसी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मार्वल्स अचीव नहीं किए और इनको आपको US डॉलर्स के अंदर एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। सलमान साहब, सफारती तौर पे देखें ना, एम्बेसी कुछ और मामला है। अगर मुआशी हमारी सूरत हाल अबतर है उसके लिए कोई आप स्ट्रेटेजिस्ट कोई बड़ी इनकलाबी पॉलिसी लाने के लिए हायरिंग करते हैं, वो भी करेंगे तो पता लगेगा ना कि वो उन्होंने क्या कस्तूरी पेश करनी है। अभी तो कबल वक्त है, अभी तो पता नहीं हायर हो भी पाएंगे या नहीं। इमेज बेहतर बनाएंगे, जिस तरह की आलमी सतह पर इमेज बेहतर बनाएंगे। मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सामने जिस किस्म के मसाइल हम फेस कर रहे हैं, हमारी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो हमारे लेबरर्स को आने नहीं दे रही हैं। हमारे जो बच्चे बाहर जाके काम करना चाहते हैं, वर्क वीज़ास के ऊपर काम करना चाहते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन पाकिस्तान इमेज बिल्डिंग वेरी एक्सटेंसिवली। ये बड़ा ज़रूरी है, आप समझते हैं। आजम चौधरी साहब, बजट के बाद हमने देखा कूड़े पर टैक्स है, कब्रिस्तान पर टैक्स है, और अब तो बस सांस रह गया जिस पर टैक्स लगाना बाकी है। वैसे बाय द वे अगर देखा जाए तो उस पर भी किसी हद तक टैक्स है। तो इस वक्त आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, आम आदमी तो मुश्किल और अबतर मुआशी सूरत हाल का खमियाजा भुगत रहा है। ये भर्तियां की जा रही हैं और जैसे अभी ये बात की गई कि वजारत इत्तलात जो है वो आलमी सतह पर हमारा इमेज बेहतर करने के लिए रोल प्ले कर सकती है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। क्या आप समझते हैं कि इस शोबे में ये भर्तियां ज़रूरी थी, या मुआशी सूरत हाल हमारी जो ख़राब है अगर वहाँ पर होती तो किसी हद तक हम जस्टिफाई कर सकते थे? आप क्या कहते हैं? शुक्रिया नकी। देखें, इस वक्त सिर्फ ये वजारत इत्तलात की सिर्फ नहीं है, आप सरकारी TV पे अगर नज़र डालें तो उसके अंदर भी बेतहाशा लोगों को भर्ती किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दिए जा रहे हैं। अभी ये गुज़िश्ता दिनों 4 लोगों को 8-8 लाख रुपया तनख्वाह पे रखा गया। और उसके अलावा आप जिस तरह वजारत इत्तलात की अभी बात हो रही थी कि देखें, अगर तो वाकई ये मुल्क की इमेज बिल्डिंग के लिए कोई काम होता है तो इसमें कोई मजाका नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मुल्क की इमेज बिल्डिंग का किसी को ख्याल नहीं है, यहाँ पे अपनी अपनी इमेज बिल्डिंग का ख्याल है। ये सिर्फ वफाक में नहीं, मैं पंजाब के ज़ाती तौर पर अगाऊं कुछ लोगों से राब्ते किए गए जो बैरून मुमालिक में भी बैठे हैं,
उनको ऑफर दी गई है हैवी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की कि आप पाकिस्तान आके तो यहाँ पे हमारा जो इतलात का एक सिलसिला है उसके अंदर शामिल हो और गवर्नमेंट की प्रमोशन और इमेज बिल्डिंग के लिए आप कुछ करें। और गुज़िश्ता दिनों आपको शायद आपके इल्म में होगा कि पंजाब से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर उनको तब्दील किया गया था। वो तब्दीली की वजह भी कुछ ऐसी ही थी, एक कंपनी को डिजिटल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया जो कि करोड़ों रुपया था उसका, और उसके लिए जब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कहा जी कि हमारे सामने लेके आए कि इन्होंने क्या काम किया है, कौन सी इमेज बिल्डिंग की है, या मुल्क का या सूबे का क्या फायदा हुआ है, हम इसका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन वो क्योंकि एजेंसी किसी एक मिनिस्टर की अपनी थी, लिहाजा डीजीपीआर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को तब्दील कर दिया गया। ये है एक जानब हमारे रवैये। दूसरी जानब देखें, जिस तरह अभी नसीम सिद्दीकी और भाई बात कर रहे थे, हमारे इस वक्त मसाइल जो है वो कुछ और है। मसाइल ये हैं कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। आप कहते हैं कि सांस लेने पे टैक्स नहीं है, मैं कहता हूं कि सांस लेने पे पूरा 100% टैक्स है। हम एक एक माइक्रो सेकंड का भी टैक्स दे रहे हैं, मरने का टैक्स भी दे रहे हैं। आप बिजली के अगर बिलों को सामने रखें तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमारे ऊपर वो जो 17 किस्म के टैक्स लगाए हैं वो कौन कौन से टैक्स हैं। जहां पे उनके पास टैक्स का नाम खत्म हो जाता है वहां पे लिख देते हैं अनदर टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स है जो अनदर टैक्स के नाम से हम अदा कर रहे हैं? अब उसके बाद आप देखें, आम आदमी रोटी के लिए परेशान है, आम आदमी दवाई के लिए परेशान है। आपने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि आम आदमी के लिए कोई रोजगार के मौके पैदा हो जाए या उसके लिए कोई अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सके। वो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आपकी दिन ब दिन जो इंडस्ट्री है वो इनहतात का शिकार है। एनर्जी क्राइसिस और महंगी एनर्जी की वजह से आपकी इंडस्ट्री बैठती चली जा रही है, आपके रोजगार के मौके खत्म। और आपके इस वक्त फॉरेन अफेयर ऑफिस लाहौर की मैं आपको बात बताऊं, वहां पे इस तरह लोगों का हजूम लगा हुआ था, वो तस्वीर मैंने देखी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह लोग मुफ्त लंगर के लिए दाता दरबार में जमा होते हैं, इस तरह वहां पे वो नौजवान कसीर तादाद में मौजूद थे जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए वहां पे आए, जो बाहर जाने के तलबगार थे। आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर देखें, वहां पे आपको इतना रश मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कैसे बारी आती होगी इन लोगों की। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत जो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है, जो कौम को तकालीफ है, इसको उनको दूर करने में हुकूमत कतई तौर पर कामयाब नहीं है। अब इन हालात के अंदर आप करोड़ रुपया महीने पे भी किसी को रख लें, वो क्या हुकूमत की इमेज बिल्डिंग कर पाएगा? हुकूमत की कारकर्दगी होगी तो उसकी इमेज बिल्डिंग होगी। जब हुकूमत के पल्ले कुछ ना हो तो उसकी क्या इमेज बिल्डिंग की जा सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है। और इसी पे नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे अभी ये हवाले दिए गए कि बेरोजगार नौजवान जो है बड़ी तादाद में वो ज़ाहिर है बाहर जा रहा है और उसके लिए हमें वहाँ पे भी सूरत हाल दिखाई देती है। अच्छा, उमर दराज से भी हमारा राब्ता में बहाल हुआ है। उमर दराज, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि इन 3 बड़ी भर्तियों से, जिनमें 15 से 20 लाख रुपए फी शख्सियत जो है वो पे किया जाएगा हमारे खजाने की जानिब से और बड़े पे स्केल पे रखा गया है, क्या हम, जाहिर है किसी हद तक आप, मैं, हम सब इस शोबे से भी वाबस्ता हैं, क्या हम अपने शोबे में कोई बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां देखेंगे कि खुशहाली का नया दौर आएगा, कोई नई स्ट्रेटजीज हमें देखने में मिलेंगी? अच्छा, मेरे नॉलेज में ये बात पहली बार आई है कि वजारत इत्तलात की वजह से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर होता है। पहले काम तो ये वजारत खारजा का था, तो फिर वजारत खारजा के जितने बाबू हैं इनको फारिग करें और आज से वजारत खारजा को वजारत इत्तलात में जो है वो जम कर दें, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म की तैनातियां का इश्तिहार आया हुआ है डीजीपीआर पंजाब के अंदर भी, जहां पे डिजिटल मीडिया के हवाले से वो लेके आ रहे हैं। बात बड़ी सादा है, क्या इमेज बिल्डिंग करेंगे? इस बात के ऊपर इमेज बिल्डिंग करेंगे कि आपकी कौमी असम्बली का एक मेंबर हाजी इम्तियाज है वो गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर आप इमेज बिल्डिंग करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, जो जीतने वाली पार्टी है, उसको दीवार के साथ लगाया हुआ है। क्या ये इमेज बिल्डिंग करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत फैसला देती है और हुक्मरान इत्तेहाद उसको जूते की नोक पे रखने को भी तैयार नहीं है और इस किस्म के एक्ट्स ला के उसको बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दुनिया को बताएंगे? आप इमेज बिल्डिंग तो कर रहे हैं पिछले 2 साल से और हुजूर टका नहीं आया आपके मुल्क में। आप ये समझते हैं कि इमेज बिल्डिंग तैनातियों से होती है। इसका मतलब है अगर 20 लाख की तैनातियों से होती है तो मैं जो जितना टैक्स मुझे दिया जा रहा है मैं उसको डबल देने को तैयार हूं। मेरे मुल्क की अगर बेहतरी होती है, मेरे मुल्क का जो सॉफ्ट जो इमेज है वो दुनिया के अंदर सामने आता है। हुजूर, इससे नहीं होगा। हरकतें ठीक करने से पाकिस्तान का इमेज ठीक होगा।
हरकतें आप ठीक करना नहीं चाहते और पाकिस्तान का इमेज इस तरह ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत के पास कुछ होगा तो मैंने आज ये सवाल उठाया जब मैंने ये खबर देखी कि इससे क्या होगा, क्या हुकूमत का कोई बयानिया बन पाएगा, क्या इससे कोई महंगाई कम हो जाएगी, क्या इससे IMF जो है वो पाकिस्तान के बारे में कहेगा जी बिल्कुल हम अब आपको कम शरह के ऊपर कर्ज देंगे, क्या फिच की रिपोर्ट्स आना बेहतर शुरू हो जाएगी। ये सारे अपने लोगों को नवाजने के, अपने लोगों को मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर बिठाने के ढिसघोसले हैं, वो आप जरूर करते रहें। ये हुकूमत डिलीवर करने में फिलहाल उस तरह से कामयाब नहीं हुई जो ये दावा करते रहे हैं। अब इस दौरान उमर दराज किसी का इमेज तो बेहतर होगा, लगी हुई है वो लगाई रखें। उमर दराज किसी का इमेज तो बेहतर होगा ना, ये भी बताएं ना, किसी का इमेज तो बहरहाल बेहतर होना, उनकी सीवीज बेहतर हो जाएगी। किसी इन तीनों अफराद की नजर में तो कम से कम हुकूमत का इमेज बेहतर होगा, दुनिया के सामने हो या ना हो। सही है। अच्छा, इसी पर नसीम सिद्दीकी साहब, ये बड़ा जाहिर है हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, अभी मिसाल भी दी गई, बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ी है, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही, महंगाई की शरह बढ़ रही, जो कुछ लोगों के पास आ रहा है वो भी बिल्स और टैक्सेस की मद में जा रहा है। तो इस वक्त अच्छा, दूसरी जानिब हमारी जो सरकारी महकमे उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, खजाना इतना बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सब सिनेरियो के अंदर ये सूरत हाल आन पहुंची है कि एक शख्स, गुजरात का ये वाकया है, गलियाना में बाजार में अपने घर का सामान ले आया और उसने कहा कि मैं ये बेचने के लिए आया हूँ। जो पूछा गया क्यों, तो उसने कहा जी बिजली के बिल की वजह से, चूंकि मुझे वो पे करना है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों में वाकया हुआ, एक खातून ने बिजली का बिल पे किया और नाले में कूद कर जान दे दी। एक और वाकया हुआ कि भाई ने भाई को बिजली के बिल की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। इस सूरत हाल में इस किस्म की भर्ती और इस किस्म की जो खबर एक आम आदमी तक जाती है वो क्या असरात मुरतब करेगी, और फिर आलमी सतह पर जहां आप बैठे हैं वहां पे क्या किसी हद तक इसका इमेज बेहतर हो जाएगा हमारी वज़ारत इत्तलात की वजह से कि हुकूमत कुछ बेहतर कर रही है, या सोसाइटी का इमेज बेहतर हो जाएगा? अच्छा, मैंने भी ये पॉइंट रेस करना था, लेकिन मेरा भाई जो सुपर रिपोर्टर भी है, बहुत जबरदस्त ग्राउंड रियलिटी सारी जानता है कि ये कब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसने दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने का ठेका ले लिया। आपकी वजारत खारजा ये काम नहीं कर पा रही। बहरहाल चलें, ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। जो आपके सवाल, हर एम्बेसी के अंदर प्रेस ताशी होता है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से होता है। EP विंग है जिसको आप एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग कहते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर आता है। और ये जितना मटेरियल पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज, पाकिस्तान की जो ट्रेड आपके मामलात हैं, उसका जो प्रिंट मटेरियल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, PID से और EP विंग से आप जवाब दे दीजिएगा। दो चीजों को मत मिक्स करें, दोनों भाई मतवातर तौर पे एक ही गलत बात कर रहे हैं। एम्बेसी फॉरेन ऑफिस का काम वीजे देना है और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को ठीक करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करना है। प्लीज इसको करेक्ट करके यहां से आगे चलें। तसीम साहब, देखिए, पहले तो इनको ये समझाएं कि ये अपनी बारी के ऊपर बोले। यहाँ पे सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं, क्या बोलने कोई आप अपनी बात में वजन नहीं डाल सकते। आप जो अताशी की बात कर रहे हैं ना, प्रेस अताशी, में 25 साल से पूरी दुनिया में ये देख रहा हूँ कि ये मामलात कौन किस तरह चलाता है, तो ये हमें सिखाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दुनिया देख रही है कि जब दुनिया आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप डालते हैं ना कि एक लड़की के ऊपर मुकदमा डालते हैं कि जी 11 लाख अकाउंट चला रही थी, और बहुत सारे लोग जिनको बयानिया बनाने के लिए कहा जाता है कि वो इसको प्रमोट करें, और जब दुनिया देखती है कि 11 लाख कोई सुपर अकाउंट बनाएंगे तो वो हैरान रह जाते हैं कि यार ये चीज तो हम आज तक इजाद नहीं कर सके। तो जब आप दुनिया को मैसेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते हैं, और जब आपका हमसाया मुल्क आप पे इल्जाम लगाता है कि यहाँ पे दहशतगर्दों को फरोग दिया जाता है, और बैरूनी दुनिया देखती है कि यहाँ पे तो जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, कभी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगते हैं, कभी नून लीग पे इल्जाम लगते हैं, कभी PTI, कि ये सारे दहशतगर्द हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग दुनिया में आपकी हो रही है। फिर जब आप कारोबार करने की बात करते हैं, तो जब पाकिस्तानी कंपनीज के साथ आपकी लेन देन होती है, जब इसहाक डार साहब जो कि वजीर खजाना, वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आजम भी हैं, उनकी आप अकल का अंदाजा लगाएं कि वो पिछले दिनों लंदन में आए हुए थे, और उनसे जब कारोबारी तबका मिला है और उन्होंने उनसे कहा है कि आपने अपने मुल्क में ट्विटर को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो कारोबार है, हमारी एडवर्टीजमेंट है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, तो इसको आप जो है वो खोलें। इस तरह तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम जो बल्कि जो मौजूद है वहाँ पे सेटअप, उसको भी उखाड़ के ले आएंगे। तो साहब कहते हैं कि जी देखिए, मैं भी जब कभी इंटरनेट यूज़ करना होता है तो मैं किसी जगह आ जाता हूँ जहाँ पे वाईफाई लगाओ ताकि उसकी स्पीड तेज़ हो जाए। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जो बिजनेसमैन थे वो क्या बात कर रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि इंटरनेट की स्पीड और ये ट्विटर बंद करने में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।
तो बात यह कि भाई जो इस तरह इमेज बिल्डिंग नहीं होती कि आप जो है वो भर्तियां शुरू कर दें। वहाँ पे फौज जफर मौज मौजूद है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। जिस तरह आजम चौधरी ने निशानदेही की है, उस तरह पीटीवी के अंदर भी एक फौज जफर मौज है, और वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं। आज तक उन्होंने क्या इमेज बिल्डिंग कर ली। अभी उमर दराज गोंदल ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल खुली बातें हैं। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को नहीं नजर आ रहा कि आपके मुल्क में बारिशें हो रही हैं और किस तरह आपका मुल्क डूबा हुआ है, किस तरह आपके जो उमरा हैं, आपके हुक्मरान हैं, वो दुनिया में अयाशी करते फिर रहे हैं और फिर वो कर्जा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमारे मुल्क की मदद की जाए। जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर बैरून दुनिया जाके बैठे हुए। मलिक रियाज साहब दुबई में बैठे। इस तरह के बहुत सारे बिजनेसमैन मैं जानता हूं जो कि पाकिस्तान को छोड़ के अपने वर्क वीजा करवा के लंदन, कनाडा, अमेरिका में आके बैठे हुए। तो दुनिया को पता है, जो पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स मौजूद है, एम्बेसीज मौजूद है, उन्होंने रेड अलर्ट फ्लैग किया हुआ है पाकिस्तानी एप्लीकेशंस को। उनको पता है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो आप क्या दुनिया में इमेज की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये क्या इनकलाब लाएंगे? ये जो नई भर्तियां, ये क्या इनकलाब की और क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? और फिर हम अगर सरकारी टीवी की बात करें तो वो आलमी मीडिया में कहां स्टैंड करता है, कितना उसका इन्फ्लुएंस है? ये सवाल भी अपनी जगह पे हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गुज़िश्ता दिनों में भी मुसलसल आप एक चीज़ के ज़रूर हामी रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो बड़ा सेंसिबल धरना भी कर रही है, उसकी डिमांड भी बड़ी सेंसिबल हैं और बड़े बेहतर अंदाज में वो सियासत भी कर रही है, बड़ी पॉजिटिव सियासत कर रही है। यकीनी तौर पर इसी चीज़ को जांचते हुए और आपकी बात को सुनते हुए पीटीआई के शुएब शाहीन साहब जो हैं, उन्होंने उनकी सरबराही में वफ्द जो है वो वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने इस धरने को ज्वाइन किया, वहाँ पे खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है पीटीआई भी उसमें शामिल हो रही है और ज़ाहिर है डिमांड जमात इस्लामी की वही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता हो आप देख रहे हैं? मैंने जी पिछले प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया था कि देखें, एनीबडी ऑन द स्ट्रीट पीटीआई वुड लाइक टू अलाई विद देम। जिस भी पार्टी के पास स्ट्रीट पावर है, पीटीआई उसके साथ अपने आप को टैग अलॉन्ग करना चाहती है, इसलिए क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो अब शायद उस तरह बाहर नहीं आना चाहते, थोड़े बेचारे अंडरग्राउंड हैं, थोड़े डरे हुए हैं, बाकियों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी पार्टी बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड है। सो दे वांट टू हायर एंड हाईजैक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, यूज़ देयर स्ट्रीट पावर एंड अपना जो एजेंडा है उसको वो पुशन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और वो वही है कि हमारे साथ इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, खान साहब के ऊपर तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म किए जाएं, पूरे पाकिस्तान की आवाम और जो लोग हैं वो खान साहब से माफ़ी मांगे क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो ये इस किस्म की चार्टर और डिमांड्स उनकी हैं और वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं हैं, जो मैं जिस वजह से जमात इस्लामी को जो है वो फेवर करता हूँ, एंड आई पुट माई 2 सेंट्स ऑन जमात इस्लामी, वो इस वजह से है कि जमात इस्लामी कोई तो पार्टी है जो लोगों के हकूक़ की बात करी है या लोगों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर वो सियासत करना चाहते हैं। बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो जिस तरह भी ये डिस्कशन हो रही है, कोई अपनी इमेज बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है, कोई गद्दी के चक्कर के अंदर लगा हुआ है, कोई अपने नशिस्तों के मामलात को लेके बैठा हुआ है। तो एक बहुत अजीब किस्म की जो है ना वो सिचुएशन है। एंड जमात इस्लामी वन एंड जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब, these two political parties at large have a very strong following, और वो जब भी अपने वर्कर्स को और अपने जो ग्राउंड के जो लड़के हैं उनको एक्टिवेट करते हैं तो उसका बहुत मैसिव जो है वो रिस्पांस आता है। अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस के अंदर गठजोड़ कितना हो सकेगा, कितना नहीं हो सकेगा, ये इनकी आपस में बाहमी मशावरत के बाद जो है वो पता लगेगा। ज़ाहिर है पीटीआई इज़ इन टॉक्स विद मौलाना फजलुर रहमान साहब एज़ वेल एज़ आज जो ये जमात इस्लामी के जलसे में जाके शुएब शाहीन साहब ने खान साहब के कहने के ऊपर शिरकत की है। तो ज़ाहिर है दे वांट टू बिल्ड मोर प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट। वो चाहेंगे कि स्ट्रीट के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बढ़े और उनकी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं और कॉम्पिटेंसीज़ के जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि आवाम के लिए कहीं ना कहीं कोई रिलीफ निकले। आजम चौधरी साहब, आप क्या समझ, शुएब शाहीन साहब जब खिताब कर रहे थे तो इस दौरान उनको गिरफ्तार करने की धमकी मिली, तो उन्होंने ये गुफ्तगू की, उन्होंने कहा आप हम पे तीर बरसाएं, पत्थर बरसाएं, हम अपना काम जारी रखेंगे।
क्या वजह है कि धरना जमात इस्लामी का जो जारी है उसमें जमात इस्लामी के किसी रहनुमा को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई धमकी नहीं दी जाती, कोई बात नहीं की जाती, ना उन्हें थ्रेट करने की कोशिश की जाती है। पीटीआई का एक वफ्द उनको ज्वाइन कर रहा है और उनको फौरन धमकी मिल जाती है। क्या खौफ है हुकूमत को? देखिए, चंद दिन पहले भी एक ऐसी ही गुफ्तगू सुनने में मिली जब जमात इस्लामी के कुछ कारकुन, उनको पुलिस ने तरनौल के करीब जब पकड़ा तो बाद में एक डीएसपी आया और उसने पूछा, हाँ जी जमात इस्लामी के कौन से हैं? तो वो उन्होंने बताया जी कि हम लोग जमात इस्लामी के 4-5-6 लोग जितने भी थे। उन्होंने कहा जी आप लोग फ्री हैं, आप जाएं। तो वो उस कारकुन का ये कहना है कि जो पीटीआई के उन्होंने लोग पकड़े थे उन्हें वो ले गए पुलिस वाले। अब ये पुलिस का एक दोहरा म्यार है कि देखें जमात इस्लामी जो अवामी इश्यूज पे वहां पे बात कर रही है, अब पाकिस्तान का आइन हर शहरी को ये हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है या किसी एहतजाज के अंदर पुरअमन रहते हुए वो जा सकता है। अब शुएब शाहीन वहां जाते हैं और वहां पे पुलिस आ जाती है और जमात इस्लामी के कारकुन उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वहां पे लेकर चले जाते हैं। ये देखें, सलमान साहब ने दुरुस्त कहा है कि जो पीटीआई है वो इस वक्त डिप्रेस्ड है, उनकी जमात जो है वो मुंतशिर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही रियासती जबर है। उनके ऊपर पिछले 2 साल से जो जबर किया गया, और बिलखसूस मैं और उमर गोंदल साहब हम लाहौर के अंदर बैठे हैं, हमने जो अपनी आंखों से देखा है ये नाकाबिले यकीन वाकयात है जो हम देख चुके हैं यहाँ पे। जिस तरह का उनकी फैमिलीज के ऊपर, ये माजी के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि उनकी फैमिलीज के ऊपर इस तरह का जबर किया जाना, उनके घरों को तोड़ देना, उनके कारोबार तोड़ देने, छोटे छोटे उनके बच्चे उनको पकड़ के गन उनकी कनपटी पे रख देनी। भी ये कौन से मुल्क में ऐसे वाकयात होते हैं? हम अगर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी का हाल देखें, उस वक्त भी बहुत जुल्म सितम किया गया था, लेकिन इन 2 साल के अंदर तो तमाम हदें क्रॉस की गई हैं। जब लोगों के साथ ऐसा होगा तो जाहिर है वो लोग थोड़ा खौफजदा होंगे, डरेंगे, और ये बात भी दुरुस्त है कि उन्हें इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन जमात इस्लामी शायद बाकायदा किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। क्योंकि गुज़श्ता दिनों मेरी हाफिज नईम साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आप अलायंस का हिस्सा बनेंगे, तो उनका यही कहना था कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इशू बेस्ड हम करेंगे। जो भी इशू टू इशू होंगी चीजें, उसके ऊपर बाकी जमातों के साथ अगर हमें खड़ा होना पड़ा हम खड़े होंगे, कोई हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको वेलकम करेंगे। ये जमात इस्लामी की पॉलिसी रहेगी। अब हुकूमत एक जानब ये कहती है कि अपोजिशन किसी भी जगह पे मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आना चाहती, और बिलखसूस इमरान खान के हवाले से उनका कहना है कि इमरान सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं। लेकिन आज हमने एक नई डेवलपमेंट देखी। आज तमाम अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सब मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन दोनों के साथ वो राब्ते बढ़ाएंगे और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। इसका मतलब है कि अपोजिशन की जमातें इस चीज पे बिलीव करती हैं कि उनको डायलॉग में जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत उनको ये भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पिछले दिनों अज़्म इस्तेकाम के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एपीसी अनाउंस की थी, और इससे पहले जब आप पीडीएम 1 गवर्नमेंट में जाए उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने एक एपीसी अनाउंस की थी। ना वो एपीसी हुई थी और ना इस एपीसी का आपको अता पता है कि क्या ये होने जा रही है। तो हुकूमत खुद संजीदा नहीं है, आप ये कह रहे हैं हुकूमत खुद संजीदा नहीं है आजम शरीफ साहब मुज़ाकरात में। अच्छा, अब जाहिर है हुकूमत पे प्रेशर बनाने के लिए ये अलायंस की भी बात की जा रही है। दूसरी जानिब जाहिर है फिर उसमें जो आप हवाला दे रहे हैं महमूद चकजई साहब के हवाले से, जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर है आप पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं और रोज़ाना आप कवर भी करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, उनका जो जाली वीडियो का केस था वो मुसलसल पेश हो रही है। उसमें फलक जावेद के ऊपर बुनियादी तौर पर जो नामी शख्सियत है उस पर जो उनका इल्ज़ाम था वो आज उनके खिलाफ पोस्ट के सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं। क्या सूरत हाल आज रही है? तो अगर सबूत नहीं थे तो इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, एक तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि उस मामले को लेके उसकी हिमायत या तारीफ नहीं की जा सकती। दूसरी बात के सबूत पेश करने के हवाले से जहां तक ये मामला अभी हम मेरे ख्याल है जल्दी इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। फलक जावेद एक तो खुद अभी तक पेश नहीं हुई, नंबर 1,
खदीजा साहिबा जो उनकी वकील हैं वो पेश हुई, और फलक की जो वालिदा है और सनम की वालिदा वो पेश हुई हैं। तो उनके वकील ने पूछा जी आप हमें बताएं हमारा इल्जाम क्या है, तो बताया गया उन्होंने सिर्फ उनका ट्विटर हैंडल जो है वो दिया, बाकी डिटेल्स नहीं दी हैं। तो मैं एक जगह बैठा था, चूंकि मैं कुछ चीजों को उनसे आगाह हूँ, शायद ज़ाहिर है एक इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ मजीद नाम नॉमिनेट किए गए हैं, उनको भी आज नोटिस चले गए हैं, जिसमें पिंडी के कुछ लोग हैं, कुछ और लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई एक ऐसा नाम है। तो ये चीजें होंगी। उसके बाद आज एक और इस तरह की जाली किस्म की जो वीडियो है वो हमारे कुलीग है रिपोर्टर, उनसे जुड़ी हुई मार्केट के अंदर फेंकी गई, जिसके बाद आरिफ मलिक ने भी FIA को शिकायत की है। तो कहने का मतलब यह है कि गंद है, ये जितना गंद फैलता जाएगा उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। आज उस्मा बुखारी निशाने पे हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उनको ये हिमायत कर दी जाए कि वो नून लीग से हैं या हुकूमत में हैं, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई भी खातून, वो तहरीक इंसाफ से हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, या वो किसी जमात से भी ना हो, अगर उनके खिलाफ कोई चीज आएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें उससे पहले जजमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं, यकीनन इसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। उमर दराज, इसकी यकीनन मुजम्मत की जाती है कि बिल्कुल हम सब करते हैं इसको, लेकिन सबूत भी तो होना। आप भी तो पगड़ियां उछालेंगे, ये रोजाना की बुनियाद पे तमाशा लगेगा। हो सकता है ये आपके साथ हो सकता है ये मेरे साथ हो, वो जो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह मैंने, लेकिन बुनियादी सवाल उमर दराज ये है कि क्या सबूत नहीं है आज़मा बुखारी साहबा के पास, या अभी पेश नहीं किया? बुनियादी सवाल ये है। नहीं, उसमें सबूत क्या देने हैं? उसमें सबूत कि आज़मा बुखारी ने क्या सबूत देने हैं? उसमें एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है, वीडियो लगाई गई है, वो कहां से आई है? वो आज़मा बुखारी ने जवाब तो नहीं देना ना, वो तो जाहिर है कि वो फलक जावेद ने जवाब देना है कि आपने स्क्रीनशॉट क्यों लगाया, अगर फेक भी था तो आपने ये क्यों नहीं कहा ये फेक है, वो तो जाहिर उनका काम है ना, उनका काम है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो इसी हवाले से मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपके इल्म में है यकीनी तौर पर ये वीडियो केस जो है, आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब फलक जावेद जो हैं वो हतक इज्जत का दावा करने की बात कर रही हैं, तो अब ज़ाहिर है एक जानिब ये इल्ज़ाम है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि मुझ पर ज़ाहिर है मेरी इज्जत को उछाला गया है और मुझ पर गलत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और आपके पास उसका कोई सबूत भी नहीं है जो अदालत में पेश करें। तो आप क्या समझते हैं, ये केस क्या है और किस जानिब जा रहा है? देखिए, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। बहुत गलत बात है जो मोहतरमा आज़मा बुखारी है उनके लिए जो फेक वीडियो निकाली गई है, किसी के लिए भी निकाली जाए, हमारे मुआशरे में क्या ये चीज़ें इजाज़त देती हैं? लेकिन जिस तरह भी गोंदल बात कर रहा था, बात यह कि ये किसने रीत रखी है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से किस तरह चादर और चारदीवारी की हुर्मत के ऊपर निशान आ रहा है, बहनों के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, माओं की गिरबानों पे हाथ डाला जा रहा है। जब आप मुआशरे को इस तरफ लेके जाएंगे तो मुआशरा पूरा गंदा होता चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि वीडियो किसने लगाई, किसने नहीं लगाई। FIA बड़े बड़े सियासी कारकुनों को तो उठा लेती है कि जी आपने फलां ट्वीट की है, आपने फलां यूट्यूब किया है। क्या ये उनका काम नहीं है? उनको जो अवाम के टैक्स से करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं, ये उनका काम है कि वो इस बात की तह तक पहुंचे कि ये वीडियो कहां से ओरिजिनेट हुई है। और आपने देखा कि किसी भी ऐसे शख्स को सजा हुई है। मैं आपको कितनी मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान में फ्रॉड चल रहा है, टेलीफोन कॉल आती है, आपके बैंक के पैसे लूट लिए जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। FIA में रिपोर्ट करो, किसी एक बंदे को जो है वो FIA ने रिलीफ दिया हो, कोई ऐसी बात नहीं होती। हमारे मुल्क में सबूत देखें, बातें बहुत होती हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे आ जाते हैं टीवी पे और 9 मई की बात करते हैं कि जी बहुत सारे सबूत और गवाह हमारे पास मौजूद है। देखिए, 9 मई को हर जी शऊर, हर जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, उन्होंने कंडेम किया था। 2-3 हज़ार लोग थे जिन्होंने ये वाकया किया, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, तो अदालतों में सबूत क्यों नहीं पेश करते? फिर जजों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जाता है कि जी आप 9 मई पे जो है वो फैसला करें या आप इस पार्टी पे पाबंदी लगाएं? जो सबूत है वो अदालतों में लेके आए। इसी तरह आज़मा बुखारी साहब को चाहिए कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो अदालत में पेश करें। और लेकिन नसीम साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है अगर FIA ने या तफ्तीशी टीम ने ये सबूत पेश करना है, उन्होंने सबूत इकट्ठा करना है, तो सवाल इसलिए ये किया जाता है कि इस वक्त हुकूमत भी तो आज़मा बुखारी साहब की पार्टी की है और वो खुद भी अरबाब इख्तियार में से हैं। तो क्या जाहिर है उनके डर, अगर उनको ये इंसाफ नहीं मिल रहा और उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पा रही, उनके सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? ये बात करना चाहता हूँ मैं। एक और जमला बोलूंगा कि ये अपना काम तो कर नहीं रहे ना। ये किसका काम है? ये एजेंसीज का काम है कि उन लोगों को सामने लेके आए जो ये हरकतें करें। दूसरी में जमात इस्लामी की बात हो रही थी तो मुझे शेख रशीद का बयान याद आ गया, जो अक्सर वो कहते थे कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस। तो ये जो जमात इस्लामी का धरना है ना,
ये देखिए अभी बात हो रही थी जमात इस्लामी के पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, अगर उनके पास स्ट्रीट पावर होती ना तो वो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात में उनका मैंडेट छीना गया था वो उसको वापस लेते। नईमुर रहमान साहब ने जो मेयर बनना था उनको सीटें पूरी नहीं करने दी गई, वो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा धरना करते, लेकिन वो पूरा कराची से चल के फैजाबाद तक पहुंचे, पिंडी इस्लामाबाद पहुंचे, यहाँ पे उनको धरना करने की इजाजत भी दे दी गई, उनके कारकुनों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा, उनके लीडर हजरात धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत वक्त को चेकमेट है, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि जब से इदारे जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ नथी हुए उनकी अपनी इज्जत खराब होकर रह गई है। और ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनसे कोई भी चीज ना गवर्नेंस कंट्रोल हो रही है, ना मईशत कंट्रोल हो रही है, ना सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जमात इस्लामी का जो धरना है ना, ये वो शेख रशीद वाली बात है कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस, देयर इज अ फेस। अच्छा, इसमें अब सलमान अनीस साहब, मुस्लिम लीग नून ने ये इल्ज़ाम आयद किया था फलक जावेद के ऊपर कि उनके ट्वीट से शेयर किया गया, और जाहिर है अब फलक जावेद ने भी ज़ाहिर तक इज़्ज़त का दावा करने का ऐलान किया है, और ये भी कहा गया कि ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों ने इसको शेयर किया। जाहिर है पीटीआई पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन सबूत जो है वो इकट्ठा करना तफ्तीशी टीम का है। बिल्कुल प्रिंसिपली ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो सबूत इकट्ठा करवाना था आप अपने मातहत जो महकमा जात हैं उनसे नहीं करवा पा रहे, तो फिर हम क्या कहेंगे, कितना इख्तियार आपके पास है? मेरे ख्याल में ये इख्तियार का मामला कम है और टेक्निकलिटीज़ यकीनन इसमें ज़्यादा होंगी। देखें जितने भी साइबर क्राइम हैं उनको ट्रैक करने का, ट्रेस करने का, लोगों तक पहुंचने का एक बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है। अब उज़मा बुखारी साहिबा खुद FIA के अंदर जाके साइबर क्राइम विंग के अंदर तो ये इन्वेस्टिगेशन ही ना कंडक्ट करेंगी, उसके जो भी अफसरान ज़िम्मेदार हैं वो ही उसको देख रहे होंगे। और जिस तरह अभी बात हो रही है कि अभी बिकॉज सब जुडिशल भी है मामला और भी बहुत सारी चीज़ों को, पहलुओं का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है, इसमें यकीनन अभी और बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो बेनकाब होंगे। बात कबल इससे जो अलहदा बात एक पूरी हमें जिसके ऊपर सोचना चाहिए वो ये कि देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाई है और इसके अंदर जो PTI की डिजिटल ब्रिगेड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये हमारे लिए तकलीफ़ दह एक मामला है। हमें किसी के इज़हार राय के ऊपर बिल्कुल किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि जब आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आगे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी एक दफ़ा ख़ुद तस्दीक कर लें या देख लें। कोई भी पढ़ा लिखा ज़ी-शूर आदमी बग़ैर वेरिफिकेशन के किसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपको पता है कि ये एक चीज़ फेक है तो आप ये क्यों जो है ना एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो जहाँ से भी हुई, ज़ाहिर आगे आने वाले दिनों में इसके हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन ये इन इट सेल्फ एक बहुत डिस्गस्टिंग हरकत है करने की, ये नहीं करना चाहिए और यहाँ से आगे एग्जाम्पल सेट्स होंगी। क्योंकि देखें अभी तक तो लोग बहुत कैजुअली चीज़ों को लेते हैं, हम लोग अपने डिजिटल मीडिया के फेसबुक के वॉल्स पे और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी जो हमारा दिल है वो हम शेयर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उससे दूसरा जो शख्स है उसकी क्या दिल आज़ारी होगी या उसकी फैमिली या जो उसके प्यारे हैं वो उसको किस तरह परसीव करेंगे। तो जाहिर है एक कलेक्टिव विजडम जो है उसकी भी ज़रूरत है और इसके ऊपर कंसेंसस की भी ज़रूरत है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी सेट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनको भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है ताकि जो भी इसके अंदर मुल्ज़िमान हैं या जो भी इसके अंदर विक्टिम्स हैं उनको ईजी और स्पीडी जो जस्टिस है वो दी जा सके। और हमें खुद मनहसल कौम भी जो है वो अपने आप को एजुकेट करना है। सिविलाइजेशंस में इसी तरह होता है कि आप डिबेट करते हैं चीज़ों के बारे में, उसके नुकसानात को हमें एजुकेट होने की भी ज़रूरत है, हमें समझने की भी ज़रूरत है। और जाहिर है ये अमल जो है जो बुखारी साहब हो या कोई भी खातून हो, इसमें एक चीज़ मजीद न की और वो ये कि बीइंग ऑन द न्यूज़ चैनल, जिस तरह हम खुद हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर से या इत्लाम आमा के शोबे से वाबस्ता होगा, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-4 3-fold है कि आपने तो उसकी लाजमी ही तहकीक करनी है। अगर किसी नॉर्मल सिटीजन ने या कॉमन किसी आदमी ने ये फैक्ट मिस कर दिया तो शायद हम उसको नज़रअंदाज कर सकेंगे, लेकिन जब मुनज़्ज़म तरीके से जब आप ये इसको TV चैनल्स पे या नेशनल मीडिया के ऊपर इसको जो है रखेंगे तो ये बात गलत है। जिस तरह अभी कुछ दोस्तों की तस्हीह की है
उनको ठीक नहीं लगा, लेकिन ये तस्हीह भी हमने करनी है, ये इस्लाह भी हमने करनी है और लोगों को बिल्कुल ठीक जो हक़ाइक़ हैं और फैक्ट्स हैं वो बताने हैं, ताकि वो अपना माइंड और ओपिनियन ठीक डायरेक्शन के अंदर रखें, बदजन ना हो। ये डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप इस्लाह कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, हम आपसे एजुकेट हो रहे हैं। सलमान साहब इस पर मजीद भी बात करते हैं, हमें वो बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ दीगर टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम अब बात करेंगे कि जो लापता अफराद हैं उनके अहल खाना के लिए हुकूमत ने 50-50 लाख रुपए सपोर्ट के तौर पर देने का ऐलान किया है। उम्र दराज, आप क्या समझते हैं, ये जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है, क्या ये मुस्तकिल हल है इस मसले का, या हुकूमत ने जान छुड़वाने की कोशिश की है? दोबारा एहतजाज किस चीज को जो दिया गया? ये जो लापता अफराद के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। तारिक साहब की गुफ्तगू भी थोड़ी देर पहले सुनी इस मामले के ऊपर। देखें, एक तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात इस हद तक है कि चलिए किसी इंसानी जान की या किसी इंसान की कॉम्पनसेशन तो नहीं होती, लेकिन जो फैमिली सफर कर रही है 50 लाख या जो भी वो आया है, वो इस हद तक तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनका रोल भी हमें जरूर देखना चाहिए। आप जानते हैं कि 3 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है जस्टिस मोहसिन खरकानी साहब वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बुलाते हैं वजीर आजम साहब को और उनको कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए महाना दें जो फैमिली जब तक उनका कोई मामला सेटल डाउन नहीं होता। लेकिन हमें एक बात और देखनी है, वो ये है कि ये एक इशू है, हम इस इशू को डिनाई नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के, ये हमारी बदनामी का बायस भी बन रहा है। आप जरा देखिएगा कि इसकी कोई अच्छी पिक्चर पोर्ट्रेट नहीं हो रही। हमें बैठ के इस मसले का हल निकालना है। देखें, ये क्यों ऐसे वाकयात होते हैं, सिर्फ ये कह देना जी वो अदालतों से लोग छूट जाते हैं जी, ये मसले का हल नहीं है। लॉस को बेहतर करें, अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम को बेहतर करें, किसी का कोई जुर्म भी है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए, उसको साबित करें, उसको सजा दिलवाएं। किसी किस्म की कोई भी किसी फर्द के लापता होने को ना अप्रिशिएट किया जा सकता है, ना हिमायत की जा सकती है। और उसकी वजह यह है कि फैमिली सफर करती है, वो एक शख्स नहीं जाता, पीछे उनकी बहनें हैं, अगर वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनकी बेगम है या वालिदा है। हमने बहुत केसेस देखे हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, हल्के मंडी बौद्दीन से एमएनए जो है वो लापता हो गए हैं या गायब हो गए हैं। इल्जाम यह है कि जी वो उनको कुछ छुड़वा के ले गए, जो पंजाब पुलिस के पुराने स्टाइल वाली कहानी है। मैं उनकी वालिदा की वीडियो देख रहा हूँ जिनकी 100 साल से ज्यादा उम्र है। मुझे ये बताएं कि उस वालिदा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस किस्म के वाकयात हैं जहां कुछ ज़ाहिर फेक भी आते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। हमने देखा कि जी वो लापता अफराद में कोई शख्स था तो मालूम पड़ा कि वो मुल्क से बाहर है। ठीक है, हम उसको नहीं कह रहे, या जो चीजें हैं, अगर कोई आपने ऐसी चीज करनी है या आप समझते हैं कि चीजें आपको टाइम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, या आप शो करेंगे तो नेटवर्क टूट जाएगा, तो लेजिस्लेशन कर देना जनाब। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप दुनिया जहान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, कुछ चीजें उसको किया जा सकता है, लेकिन उसको लीगल कवर में लेके आए, लोगों को बताएं कि वो आपकी हिरासत में है नहीं है। या मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह यह इल्जाम लगता है, हो सकता है कि किसी और ने उठा लिया हो सकता है कि जाती दुश्मनी में किसी ने उठा लिया हो, या पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, तो कम से कम उसको भी जितनी जल्दी थॉरली इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट सामने लाएंगे तो ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है ना। मिसाल के तौर के ऊपर किसी को तावान के लिए उठा लिया है या वैसे अगवा कर लिया है, अगर वो लापता रहे, ये भी तो रियासत की नाकामी है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि रियासत ने उसको उठाया। अगर रियासत ने नहीं उठाया तो रियासत के अंदर से किसी का उठाया जाना भी तो रियासत के ऊपर सवाल होगा। तो ये बड़ा सीरियस मामला है जिसको पार्लियामेंट में लाए, इसको स्टेक होल्डर्स में लाए। ये वैसा मामला नहीं है जिसको पॉलिटिक्स खेलते हुए हम इधर उधर कर दें। मुस्तकिल हल इसका चाहिए और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाए। तो आज़म चौधरी साहब, आपके नज़दीक अब ज़ाहिर है एक दूसरा पहलू ये भी है कि ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी उनके अहले खाना है उनको जितना भी हुकूमत सपोर्ट कर रही है वो यकीनी तौर पर कम है, लेकिन वो जो एहसास है रोज़ ना वो जीते हैं ना वो मरते हैं, जिनको ये नहीं पता कि जो गुम हुआ है, जो शख्सियत अगवा हुई है या कोई नामालूम अफराद लेके गए हैं, किस कैफियत में है, जिंदा भी हैं कि मर गए। तो इसमें तो ज़ाहिर एक मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि अब इस ऐलान के बाद हुकूमत मज़ीद किसी मुस्तकिल हल की जानिब बढ़ेगी, या आमतौर पर हम देखते हैं इस तरह के ऐलान किए जाते हैं हत्ता कि ऐलान पर भी अमल दरामद नहीं होता? देखें ना कि हमारी शरीयत के अंदर और हमारे कानून के अंदर सिर्फ एक गुंजाइश है दैयत की। वो उस सूरत में है जब कोई बंदा कत्ल कर दिया जाए तो दूसरी जो पार्टी है वो दैयत तय करके वो उससे माफी ले सकती है। क्या ये हुकूमत दैयत दे रही है? हुकूमत ये साबित कर रही है कि वो अफराद अब नहीं, ये उन्होंने क्लियर किया है।
आजम साहब, ये मेरे ख्याल में आजम अजीज तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इसको देयत ना समझा जाए, इसको मुआवजा ना समझा जाए, ये एक सपोर्ट है उनकी फैमिली के लिए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इससे एक तासर यही पैदा हो रहा है कि हुकूमत उनको बाजियाब करवाने के लिए जो किरदार अदा करना था वो नहीं कर पा रही और वो बाजियाब नहीं करवा सकती, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को कंपनसेट करके चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो उमर जिसका जिक्र कर रहे थे, देखें एक बंदा अगर खुद गायब हो जाता है तो कैसे उसको साबित करेंगे कि वो बंदा कोई अदारों के पास है या वो खुद साखता है? क्या उसको भी 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को देंगे? ये कोई तरीका नहीं है। असल तो यही है कि जो बंदा जो लापता हुए हैं, अगर कानून के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के कटहरे में आने के लिए जरूरी है उनको लाया जाए, तो आप उसको सामने ले आए, उनको अदालतों में प्रोड्यूस करें। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप बंदों को गायब कर दें, ना अदालतों में उनको पेश करें, ना वो किसी को अता पता हो वो कहाँ गए हैं। इससे कंपनसेशन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि इसका एक ही हल है कि आप उनके लवाहकीन को असल हकीकत से आगाह करें कि अगर वो जिन जिन जराइम में मुलव्वस है, या वो तबई मौत मरे हैं या उनके साथ कोई हादसा हुआ है, तो आप उसको अदालत के अंदर या उसके लवाहकीन के सामने लेके आए ताकि उनको सब्र आ जाए। आप 50 लाख या 50 करोड़ भी देंगे, जब तक उनका फर्द घर का गायब है उनको हकायक का नहीं पता चलेगा, तो वो मरते दम तक उसके लिए तड़पते रहेंगे। वो कभी इन पैसों से उनको सुकून नहीं आएगा, उनको सब्र नहीं आएगा। तो ये तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत का कोई दुरुस्त फैसला है। हुकूमत को उन बंदों को बाजियाबी के लिए यही रकम उनकी बाजियाबी के लिए खर्च कर देते अगर हुकूमत ने कहीं एफर्ट्स करनी थी, लेकिन वो तरीका नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगर साबका इशू पेपर सिर्फ 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा प्लीज। उस्मा बुखारी साहब वाला। जी आजम साहब बोलिए। उसमें हम सारे मिलके एक पार्टी को जरूर मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि डिजिटली वो बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि ये ऑडियो वीडियो शेयर करने का सिलसिला ये किस पार्टी ने शुरू किया था? आज उसी पार्टी को वो मुसीबत पड़ी है। ये कानून जो हमारे ऊपर लागू किया गया था, जो डेफेमेशन लॉ है, वो बेसिकली हमारी जुबानें बंद कराने के लिए लागू किया गया। आज अगर फलक जावेद उठ के पंजाब गवर्नमेंट के एक वजीर के ऊपर डेफेमेशन केस करती है, तो क्या वो कानून जो है वो इतना ही इफेक्टिव वहां पे होगा, उतना ही फाल होगा जिस तरह का हमें बताया गया है? ये इसको कहते हैं कि कोई जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनको उन कवानीन का सामना भी करना पड़ेगा और वो बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। ऐसी हर वीडियो, ऐसा हर काम काबिल मुजम्मत है, लेकिन काश ये भी इन चीजों से बाज आए होते, आज इनको ये फेस ना करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसी पे नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बंदा गुम हो जाए, 50 लाख रुपए हुकूमत दे? लेकिन एक और बात, ये अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हैं, मुआवजा नहीं है, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन सवाल ये है कि जो रिकॉर्ड बताता है अक्रॉस दी पार्टी, जितनी भी हमारी हुकूमत का मामला है, हमारी जो मशीनरी रोल प्ले करती है, वो यही है कि अगर आपने किसी को कोई पैसे दे दिए, कोई सपोर्ट कर दी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या हुकूमत हो या वज़रा हो आप या महकमों के अफसरान हो, वो जान छुड़वा लेते हैं। वो कहते हैं बस जी ये दे दिया है, तो उसके बाद बात ख़त्म। इसके बाद आपको इस सूरत हाल में लगता है केस जो चल रहा है कोर्ट्स में, वहाँ पे भी कोई हुकूमत की जानिब से ना तो उनके पास कोई जवाब है और ना ही कोई हमें कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल के जवाब में सलमान ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि कलेक्टिव विजडम। मैं कलेक्टिव विजडम को लेके आगे चलता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना है। जब तक आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, दुनिया में देख लें, अगर डेविड फ्लॉयड वाला वाकया अमेरिका में हुआ था तो वो जिस पुलिस वाले ने वो वाकया किया था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। जो वाकया पिछले दिनों मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है, पुलिस वाले ने कोई भी वजूहत बताई हो, लेकिन जिस तरह उसने उस पाकिस्तानी को ठुड्डा मारा था, जख्मी किया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया और वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। यानी कि जिन मुल्कों में दुनिया में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, वहां पे ये तमाम मामला सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मिसिंग पर्सन वाला मसला है ना, ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्दी है और जिस तरह दहशतगर्दी से हमारी पाक फौज लड़ रही है, कई मामला ऐसे होते हैं, कुछ लोग दहशतगर्दों से खुद जाके मिल गए होते हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए होते हैं, कुछ को एजेंसीज ने उठाया होता है, वो बताना नहीं चाह रहे होते। तो लेकिन जिस तरह गोंदल साहब ने कहा कि उनको कोई लेजिस्लेशन करनी चाहिए ताकि आप दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अच्छा, दूसरा ये जो कंपनसेशन वाला मामला है ना, मैं तो इसके हक में हूँ।
चलो कम से कम कुछ तो उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखा गया, क्योंकि जिसका शौहर उठा लिया गया या ऐसा बंदा उठा लिया गया जो खानदान का वाहिद कफील था और वो कर्जों में घिर गए हैं, उनके घर रोटी खाने को नहीं है, तो चलो एक गवर्नमेंट का मैं पॉजिटिवली, जैसे सलमान ने कहा कि पॉजिटिव बातें करें, हमें पॉजिटिव परसेप्शन देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि वो कम से कम उनके जख्मों के ऊपर मरहम रख रहे हैं और उनके घर कम से कम रोटी आ जाएगी। देखें, किसी बंदे की कोई कंपनसेशन नहीं है कि आपने एक बंदा गायब कर दिया, उसको 50 लाख दे दिए, ये कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो उनके घरों के अंदर मौशी हालात की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, कम से कम वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन असल मसला फिर भी वही का वही है कि आपने गुमशुदा लोगों को बरामद कराना है, और अगर वो किसी जराइम में मुलव्वस हैं तो आप उनको अदालतों के हवाले करें। हमारे मुल्क में इस तरह के लोगों को अदालतों के हवाले करते हुए क्यों आपको जो है वो परेशानी होती है, आप अदालतों में पेश नहीं करना चाहते, फिर आप चाहते हैं कि जो आप अदालत को कहें, अदालत वो फैसला करे। आप गवाह और सबूत, आप अपना इस्तिगासा क्यों नहीं मजबूत करते? कि आपने पिछले दिनों 9 मई वाले वाकये में देखा कि जज साहब के सामने 3 पुलिस वाले पेश किए गए, उन्होंने कहा जी हम बेस बदल के उनकी मीटिंग में शामिल हुए, यानी कि जग हसाई वाली बातें की जाती। सूरत हाल हमें फेस करना पड़ती है, यकीनन कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती, बस हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि किसी तरह से फेस सेविंग की जाए। अच्छा, इस पे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं सलमान। ये एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आ रहा है, पीटीए के चेयरमैन ने यह कहा है वीपीएन्स बंद करने का। जो कुछ वीपीएन्स हैं उनको फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई है और उनको बंद कर दिया जाएगा। ये चाइना जैसा मुल्क भी नहीं बंद कर सका फायरवॉल वीपीएन्स के हवाले से। दुनिया में हम देख रहे हैं, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान क्या इतना आगे बढ़ गया है कि बंद हो जाएंगे? नहीं, ये कभी भी बंद नहीं होंगे। देखें, गवर्नमेंट के पास जो टेक्नोलॉजी है, अनलेस कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी हो, जो गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इट्स ऑलवेज स्लोअर। जो कमर्शियल मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इट्स ऑलवेज फास्टर, मोर अपग्रेडेड। तो ये जितने मर्जी वीपीएन बंद कर लें, जितने मर्जी तोड़ निकाल लें, इसके और एंटीडोट्स निकल आएंगे। देखें, बात वहीं पे आ गई कि ये वीपीएन लगाना, वीपीएन को बंद करना, फायरवॉल डालना, इन चीज़ों से ना आप लोगों के जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। इसमें आपको लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर मुक्तदर हलकों को ये लगता है कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड है, फॉरेन एडेड है, जिसके सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लगता है कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट शामिल हैं, तो फिर आप लोगों को एजुकेट करें, बताएं, सबूत दें। वो ये कर नहीं पाते, तो फिर इसी किस्म के ये बिलो द बेल्ट तरीके, इससे उल्टा नुकसान भी होगा ना, आईटी सेक्टर को बड़ा नुकसान ही है, सेक्टर का बिल्कुल नुकसान ही है। जो आपके 4 बच्चे बेचारे काम करना चाह रहे हैं, उनके भी जो है वो मामलात उजड़ते जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सोल्यूशन नहीं है। लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, अगर कोई चीज़ किसी ने गलत की है उसके बारे में आगाह करना, इस तरह आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। ये जो हथकंडे हैं, इससे अवाम का गुस्सा और बढ़ेगा ही, इससे और जग हसाई बढ़ेगी ही। ये स्टीम ऑफ नहीं होगा लोगों का गुस्सा, इससे आपको मजीद आप शिद्दत देखेंगे। और ये हमने देखा है कि हमें लग रहा था कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो है वो थोड़ी कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों को लगा इलेक्शन के बाद शायद थोड़ी सी कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिन ब दिन वो जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। तो क्या हल है इनके पास? क्योंकि बड़े परेशान है, वीपीएन्स बंद करते हैं, पीका एक्ट लाते हैं, डिफेमेशन लॉ लाते हैं, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें। बड़ी परेशान दिखाई दे रही है हमें। सोसाइटी को एट लार्ज डीपोलिटिसाइज करें, जो यूथ है उसको कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ लेके जाएं। अगर आपको, जिस तरह जिक्र कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम गलत किया है, या एक लोगों का जत्था है या टोला है जो गलत काम कर रहा है, लोगों को गलत ब्रेन वॉश कर रहा है, या प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोगों को आके हकाइक बताएं, सच बताएं कि यार ये लोग ये कर रहे हैं, ये इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके ये हमारे पास शवाहिद हैं। ये लेकिन ये कोई हल नहीं है। जब तक आप सच लोगों को सच बताए बगैर आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते, मुंह नहीं बंद कर सकते। और जाहिर है उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं, एक बेरोजगारी जहां बढ़ रही है, एक नौजवान हो रहा है। इसी के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।